Good morning, students. Welcome to Learners Academy. Good morning, sir. Good morning. So the topic for today is definite integral as the limit of a sum. और उसके बाद अगर टाइम बचता है तो फिर प्रॉपर्टीज भी थोड़ी बहुत देखेंगे, है ना। एज वी डिस्कस्ड अर्लियर कि वी विल नॉट कंप्लीट द एंटायर टॉपिक बिकॉज ये कट चुका है आपके कोर्स से इस साल, बट वी विल ओनली डिस्कस द बेसिक पॉइंट्स एंड एक आध कोई क्वेश्चन कर लेंगे, है ना। भाई आपकी बेसिक नॉलेज के हिसाब से आपका टॉपिक ये क्लियर होना चाहिए, वो भी इसलिए क्योंकि नेक्स्ट ईयर तो सब कुछ आएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर बोले तो कि जब आप कॉलेज में जाएंगे, एंट्रेंस एग्जाम देंगे, तब तो सब कुछ आएगा। तो इसीलिए उस हिसाब से आपको ये टॉपिक क्लियर करवा देते हैं एक्चुअली है क्या, और एक आध क्वेश्चन करवा देते हैं। फिर बाकी क्वेश्चन आप चाहो तो इस साल प्रैक्टिस कर लेना, चाहो तो एग्जाम से, बोर्ड एग्जाम से फ्री होके 1-2 महीने का टाइम मिलता है। जो टॉपिक्स आप ये काम कर सकते हो, जो टॉपिक्स आपके कट गए ना, आप बोर्ड एग्जाम्स में तो उसको टाइम ना दे रहे हो, लेकिन समझा तो मैं सारा ही रहा हूँ। ऐसे बिल्कुल तो अलग मैंने कोई भी टॉपिक नहीं छुड़वाया है, थोड़ा बहुत समझा। तो आप उनकी एक्सरसाइजेस, उनके क्वेश्चंस, उन टॉपिक्स को बोर्ड एग्जाम्स के बाद कर लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट ईयर एंट्रेंस देना है, बाद में बीटेक, एमए जो भी करना है आपको, बीएससी वगैरह, उसमें ये सारी चीजें आती हैं। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ ए सम। नोट डाउन द टॉपिक, बिल्कुल फ्रेश पेज से नोट करना है ना। डेफिनेट इंटीग्रल as the limit of a sum. हो गया टॉपिक नोट डाउन सभी का? ठीक है, बिफोर मूविंग फर्दर एक बार सब कुछ रिवाइज करते हैं कि डेफिनेट इंटीग्रल जो हमने सीखा है वो इंडेफिनेट इंटीग्रल का ही आगे का पार्ट है, जिसमें क्या होती है कि जो वैल्यू होती है वो एक एक न्यूमेरिक वैल्यू होती है, या यूं कहूं एक वैल्यू होती है। डेफिनेट इंटीग्रल इज अ वैल्यू, वेयर एज इंडेफिनेट इंटीग्रल इज नॉट अ वैल्यू, इट इज अ फंक्शन। इंडेफिनेट इंटीग्रल एक्स का एक फंक्शन है, बट डेफिनेट इंटीग्रल एक वैल्यू है। ठीक है, या यूं कहूं डेफिनेट इंटीग्रल में कांस्टेंट नहीं आता, ठीक है ना, एक एग्जैक्ट वैल्यू निकल के आती है। और वहां पे सिंस इट इज अ फंक्शन, तो फंक्शन कैन आल्सो इंक्लूड कांस्टेंट, और उसमें कांस्टेंट रखना पड़ता है हमको, है ना। ठीक है, अभी तक सो फार हमने डेफिनेट इंटीग्रल को इंटीग्रेशन वाले तरीके से देखा है, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन वाले तरीके से देखा है, थ्रू डायरेक्ट मेथड एंड थ्रू सब्सटीट्यूशन मेथड। टुडे वी विल सॉल्व डेफिनेट इंटीग्रल थ्रू द मेथड ऑफ लिमिट ऑफ ए सम, थ्रू द मेथड ऑफ लिमिट। जब ये डेफिनेट इंटीग्रल आया, ठीक है, जब भी ये इवॉल्व हुआ बहुत सौ साल पहले, तब ये सबसे पहले इसी तरीके से आया, लिमिट ऑफ ए सम करके। एक्चुअली पूरी कैलकुलस ही लिमिट से चली है, स्टार्ट वहीं से हुई है, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। चैप्टर 11 हमने, क्लास 11 में हम चैप्टर नंबर 13 देखा हो तो, ठीक है। फिर क्या हुआ कि अब जैसे जैसे क्वेश्चंस आगे बढ़े तो वो कॉम्प्लिकेटेड बहुत थी, इसीलिए नया मेथड, नए तरीके, और ये जो फॉर्मूले बने, फॉर्मूले, ये फॉर्मूले कुछ नहीं है, क्वेश्चंस करते जाओ बनते जाते हैं। भाई ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी मैंने 10 बार किया तो मेरे को खुद को समझ में आ गया यार, ये तो ए स्क्वायर प्लस 2b प्लस बी स्क्वायर हो रहा है। ये कॉन्सेप्ट थोड़ी ना है, ये तो पुराने क्वेश्चन के एक्सपीरियंस से डेवलप की हुई एक चीज है जो आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो फर्दर। समझ में आ रही है बात, क्लियर है? ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले कुएं से पानी भरते थे, ठीक है, धीरे धीरे इवॉल्व हुआ कि यार मोटर लगा के पानी खींचा जा सकता है, तो अब कुएं से थोड़ा भरते हैं, अब थोड़ा बढ़ते हैं कुएं से, अब तो मोटर से ही बढ़ते हैं ना। तो वो इवॉल्व हुआ, तो उसी तरीके से नए नए मेथड्स इवॉल्व हुए। तो ओरिजिनल मेथड तो यही था ना, इज द लिमिट ऑफ ए सम, बट ये काफी कॉम्प्लिकेटेड था, तो इसको फिर इग्नोर करके नए मेथड्स तैयार किए गए मैथमेटिशियंस के द्वारा, जिसका आज हम भरपूर उपयोग कर रहे हैं। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ देम, नहीं तो अभी हम इसी में उलझे रहते हैं। लिमिट ऑफ ए सम शुरू करें, चलो। मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि यहाँ पे लिमिट जो है, यहाँ पे जो ये लिमिट है, इस लिमिट को वो लोअर लिमिट और अपर लिमिट मत मानना। लोअर लिमिट और अपर लिमिट वाली लिमिट नहीं है ये, जो मैं यहां पे लगाता था ए और बी, ये वो लिमिट नहीं है। यहां पे लिमिट का मतलब ही कुछ और है। लिमिट का एक और मतलब होता है, लिमिट का एक और मतलब होता है एक्सपेक्टेड या अप्रोक्सीमेट वैल्यू, एक्सपेक्टेड या अप्रोक्सीमेट वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया, ये जो मैं लिमिट लिखता हूं ना, लिमिट LIM लिमिट, ये वाली लिमिट है ना, लिमिट मैंने लिख दिया एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 0 और 1/x।
तो इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे x जीरो की तरफ जाएगा वैसे वैसे ये फंक्शन किस ओर जाएगा, वो आंसर दो। वो आंसर दो मुझे कि जैसे जैसे x जीरो की तरफ जा रहा है तो फंक्शन किस ओर जा रहा है, ये आंसर दो। इस आंसर को लिमिट बोलते हैं, लिमिटेबल वैल्यू, पूरा नाम है इसका लिमिटेबल वैल्यू या एक्सपेक्टेड वैल्यू, है ना। तो यहां पे लिमिट का मतलब वो ये वाली लिमिट है। ठीक, क्लियर है ये चीज? ओके, ठीक है। चलो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट टॉपिक बाय ड्राइंग अ डायग्राम। डेफिनेट इंटीग्रेशन का डायग्राम बनाते हैं। डेफिनेट इंटीग्रल क्या है? एरिया। क्या है ये? एरिया। तो स्टार्ट करेंगे वहीं से ही। एक कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं, जैसा डायग्राम पहले बनाया था सेम वैसे बना लेते हैं, उसी से समझ आ जाएगा। कई बच्चे क्या करते हैं, ए और बी को जोड़ देते हैं इस टॉपिक में। सर लिखा है ना लिमिट ऑफ ए सम, सम कर दो लिमिट का, अपर लिमिट लोअर लिमिट। पहली बात तो ना ये वो वाली लिमिट ही नहीं है। दूसरी बात, अगर ऐसा होता भी सही तो सम ऑफ लिमिट लिखता ना, लिमिट ऑफ सम क्यों लिखता? लिमिट का सम लिखता ना, सम का लिमिट क्यों लिखता? यह है सम की लिमिटेबल वैल्यू, सम की एक्सपेक्टेड वैल्यू, इसका मतलब है यहाँ पे। ठीक है, ओके। तो बना देते हैं एक कर्व। लेट्स से दिस इज द कर्व। ठीक है, बना लिया। ये हो गई मेरी एक्स एक्स एंड एक्स डैश। ये हो गई मेरी वाई एंड वाई डैश। ओके, ये हो गया ओरिजिन। ओके, अब मैं बात कर रहा हूं डेफिनेट इंटीग्रल। तो डेफिनेट इंटीग्रल हमेशा एक पॉइंट से किसी पॉइंट तक, जिसको अपन लोअर लिमिट अपर लिमिट कहते हैं, वहां से वहां के बीच का एरिया माना जाता है। तो लेट्स टेक दीज टू पॉइंट्स, ए और बी, दो पॉइंट्स ले लेता हूं और उसके बीच के एरिया की बात करता हूं, और वो एरिया कैसे निकाला जाएगा फिर उसकी बात करेंगे। मान लो कि ये तो है x इक्वल्स टू ए वाला पॉइंट, एंड लेट दिस बी x इक्वल्स टू बी वाला पॉइंट। ठीक है, ये तो है x इक्वल्स टू स्मॉल ए, और ये हो जाएगा मेरा x इक्वल्स टू स्मॉल बी। क्लियर यहां तक? ठीक है, ड्रॉ हो गया यहां तक सभी का टॉपिक। कौन है? आ जाओ, बुलाओ। कनिष्का, अभी आप ऑनलाइन थे? अभी तो आप ऑनलाइन थे, तो रास्ते में लेकर थे क्लास? नहीं, छोड़ दी। ओके, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से बच्चों, मुझे निकालना है ये एरिया। ध्यान से सुनना, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में बताऊंगा, बिल्कुल ये मान के चलो बच्चों वाली लैंग्वेज जिसको कहते हैं, है ना। इस कर्व को यार थोड़ा सा मॉडिफाई करो, ये स्ट्रेट लाइन की तरह थोड़ा दिख रहा है। नहीं चलो ठीक है, नहीं दिख रहा है, चलेगा चलेगा चलेगा। मुझे ये वाली एरिया निकालनी है, मुझे ये वाली एरिया निकालनी है। ठीक है, अब सुनिए, अगर ये चीज ऐसे होती और मैं आपसे एरिया पूछता तो आप कितनी जल्दी निकाल के बताते? देखो मुझे, अगर ये चीज ये कर्व ना होकर सीधी लाइन होती, x इक्वल्स टू ए और ये x इक्वल्स टू बी होता, और ये जो कर्व है ऐसे, कर्व की जगह ये कर्व ना होकर सीधी लाइन होती, और मैं कहता ये एरिया निकालो, तो आप कहते सर बच्चों वाली बात कर रहे हो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल तो लो। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ही तो है, ये क्या है? ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल ही है। ठीक है, तो अब इधर क्या है, इधर प्रॉब्लम ये है कि तीन साइड से तो ये फ्लैट है, बट एक साइड से ये कर्व्ड है। कर्व्ड है तो वो एरिया ऑफ रेक्टेंगल के फॉर्मूला से तो नहीं निकलेगा, और इस टाइप के फिगर का कोई फॉर्मूला आज तक पढ़ा नहीं है, बना भी नहीं है, तो कुछ जुगाड़ लगा के निकलेगा एक तरीके से, यूं कहूं, है ना। क्योंकि सपोज करो आपने एक प्लॉट खरीदा, अब वो रेक्टेंगुलर है, ठीक है, आपने एरिया निकाल लिया, उसका पैसा दे दिया जितना भी बना। मान लो वो कई बार कर्व्ड प्लॉट भी होता है, तिरछा तिकोना होता है ना। भाई जमीन है, ऐसा थोड़ा ना कि हमेशा बिल्कुल मैथमेटिकल फिगर ही मिलेगा आपको। अब आपने पटवारी को लेके गए कि इस ये खेत है मेरा, इसको नापचोक करनी है, तो वो क्या मना कर देगा कि भाई ये तो कर्व्ड है, मेरे को तो रेक्टेंगुलर दे? करेगा ना कुछ जुगाड़ है, वही करना है अपने को। अपन पटवारी बन गए सारे, क्या करें, है ना। अब अपनी मैथमेटिक्स की नॉलेज को अप्लाई करेंगे, तभी तो पटवारी के पेपर में मैथ्स आती है खतरनाक वाली। तो बनना है तो मैथ सीख लो। ओके, सुनो ध्यान से, ये जो रेक्टेंगल दिख रहा है, अगर मैं इसका एरिया यूं ना निकाल के यूं निकालूं तो कैसे रहेगा? देखो,
यूं ना निकाल के मैं इसका एरिया यूं निकालूं कि इसमें मैं स्ट्रिप्स बना दूं, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स बना दूं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8, मान लो 8 स्ट्रिप्स बना दी मैंने। लेट अस से कि ये लंबाई 8 सेंटीमीटर थी, तो हर एक स्ट्रिप की जो विड्थ हो गई वो 1 1 सेंटीमीटर की हो गई। मान लो ये लंबाई जो थी, ये जो लेंथ है, डिस्टेंस है, ये 10 सेंटीमीटर थी, तो वैसे इस रेक्टेंगल का एरिया क्या आता? 10 गुणा 8, 80 आता। 80 आता, और मैंने स्ट्रिप्स में डिवाइड कर दिया, तो 1 1 सेंटीमीटर विड्थ हो गई, तो 10 इंटू 1, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर हर एक स्ट्रिप का एरिया है, तो उसको इंटू 8 नहीं कर सकता क्या? कर सकते हो, तो भी 80 आएगा, तो भी 80 आएगा। मतलब रेक्टेंगुलर को छोटे स्ट्रिप्स में तोड़ के एरिया निकाल के जोड़ें तो एरिया उस पार्ट का आएगा ना। इस नॉलेज को यहां शिफ्ट करो। मैं क्या कर रहा हूं, इसमें स्ट्रिप्स बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं मैं? स्ट्रिप्स। लेट अस टेक, मैंने इतनी बड़ी बड़ी स्ट्रिप्स बना दी, 1 2 3 और ये 4 बना दी, ये 4 5 जो भी बनी, ठीक है। अब मैंने कहा कि यार एक काम कर ले, इस एक स्ट्रिप का एरिया निकाल ले और 5 स्ट्रिप्स बनाइए ना, 5 से गुणा कर देना, बराबर बराबर स्ट्रिप्स बना देना। तो अब किसका निकालूं, तो मैं बीचों बीच का एरिया निकाल लेता हूं, क्योंकि जब कर्व ऐसे चल रहा है तो बीचों बीच का एवरेज मान सकते हो आप, अप्रोक्सीमेट मान सकते हो कि लगभग इतना ही होगा ये, है ना, बाकी भी इतना ही होंगे, हालांकि होते नहीं है पर अप्रोक्सीमेट मान लेता हूं। तो मेरा काम है बीच वाले स्ट्रिप का एरिया निकालना है, ठीक है। बीच वाली स्ट्रिप में मैं गया तो वापस मेरे पास वही प्रॉब्लम आई जो मेरे पास, जो प्रॉब्लम शुरुआत में थी। 3 तरफ से फ्लैट है, एक तरफ से कर्व है, घूम फिर के प्रॉब्लम तो वही आ रही है। बट उस प्रॉब्लम में इस प्रॉब्लम में थोड़ा फर्क है, पता है क्या? देखो, जो पहले वाली प्रॉब्लम थी उसमें मैं अगर रेक्टेंगल का एरिया निकालता तो इतना एरिया काउंट नहीं होता। मतलब जो मैं रेक्टेंगल के एरिया से आंसर देता और एक्चुअल इस पार्ट का जो एरिया होता उसमें इतना डिफरेंस होता कि नहीं होता? होता। लेकिन अब जो मैं बीच वाली स्ट्रिप की बात कर रहा हूं और उसमें भी मैं इसको रेक्टेंगुलर बना दूं, अब ये बिल्कुल करीब करीब रेक्टेंगल दिख रहा है वैसे तो, तभी मैं कह रहा था कर्व थोड़ा और घुमावदार ले लेता हूं, चलो तभी ये चीज अच्छे से समझ में आएगी। मैं इस कर्व को थोड़ा सा और घुमावदार लेता हूं, ठीक है अभी? ठीक है। अब सुनो, अब जब मैंने इसको पूरे एरिया की बात करी तो इतना एरिया मेरा उसमें काउंट नहीं हुआ। आप कह दोगे सर नहीं, आपका एरिया जो आपने रेक्टेंगल से निकाला है वो ये एरिया नहीं है, इसमें डिफरेंस, इतना डिफरेंस है ना, इसका एरिया निकाल के बताओ पहले ना। अब जब मैंने स्ट्रिप की बात करी, बीचों बीच वाले एक स्ट्रिप की बात करी और उसमें मैंने इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म दी लाइक दिस, तो ये इतना एरिया ही काउंट नहीं हुआ। उसमें भी कुछ एरिया काउंट नहीं हुआ था और इसमें भी कुछ एरिया काउंट नहीं हुआ था, लेकिन अब जो एरिया काउंट नहीं हुआ है वो कम है काफी। तो मैं ये कह सकता हूं कि एरर थोड़ी सी कम है। पहले भी गलती थी, एरर थी, अभी भी एरर है। मान लो पहले 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की एरर थी, अभी 5 सेंटीमीटर स्क्वायर की ही एरर है। मान ली बात? अब सुनो, ऐसे सोचो कि पूरा जो पहले एरिया था, ऐसे मान लो 500 था, कितना था? 500। मैंने इसको रेक्टेंगुलर बनाया तो 400 ऐसे मान लेते हैं, 400 नीचे और 100 ऊपर है, तो आपने रेक्टेंगल का एरिया निकाला होगा, तो 400 निकाला होगा। आपने 100 काउंट नहीं किया, तो गलती बहुत ज्यादा है। 500 में से 100 नहीं काउंट करना, दैट मीन 20% काउंटिंग करना है, तो बहुत बड़ी गलती है, ठीक है ना। बट अब मैंने क्या किया, स्ट्रिप बनाई। स्ट्रिप में जब मैं गया तो वैसे उस स्ट्रिप का एरिया मान लो कि 10 सेंटीमीटर स्क्वायर था, और लेकिन रेक्टेंगल बनाने के बाद 9 काउंट हो रहा है, एक काउंट नहीं हो रहा है। उसका मेरे पास उपचार नहीं है कैसे मैं उसको काउंट करूं, तो मैंने 9 तो काउंट कर दिया, ठीक है। टोटल कितना था पहले? 500। 500 में से 100 का डिफरेंस, जब मैंने स्ट्रिप्स बनाई होंगी तो 9 तो काउंट हुआ, हर एक स्ट्रिप में 1 1 सेंटीमीटर का ही फर्क रहा। अगर 10 भी स्ट्रिप बनाई होंगी तो कितना एरर निकला? 10 का। वैसे एरर कितना निकल रहा था? 100 का। वैसे एरर कितना निकल रहा था? 100 का। मैंने 10 भी स्ट्रिप बनाई होंगी और हर एक स्ट्रिप में 1 1 सेंट, क्योंकि वो एरर कम हो गया ना, तो स्ट्रिप वाइज वो एरर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का ही रह गया। एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो 10 भी बनाई होंगी, 20 भी बनाई होंगी, अरे 30 भी बनाई होगी, तो भी 30 सेंटीमीटर स्क्वायर का ही एरर निकला ओवरऑल। और वैसे में विदाउट स्ट्रिप्स चल रहा था तो कितना एरर निकल रहा था? ज्यादा निकल रहा था। कितना ज्यादा निकल रहा था वो नहीं पता, पर कुल मिला के ज्यादा निकल रहा था। दैट मीन्स मैं स्ट्रिप बनाऊं तो फायदा है। अच्छा, अब सुनो ध्यान से, मैंने कहा यार अभी भी एरर है, अभी भी एरर है, और पतली स्ट्रिप बना देता हूं, और पतली स्ट्रिप बना देता हूं। तो मैंने और पतली स्ट्रिप बना दी, मैंने इतनी पतली स्ट्रिप बना दी, इतनी, और नंबर ऑफ स्ट्रिप्स ज्यादा कर देंगे ना। नंबर ऑफ स्ट्रिप्स में पहले जहां 100 कर रहा था मैं 500 स्ट्रिप्स कर दूंगा, 1 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 1 सेंटीमीटर विड्थ की, है ना। तो अब एरर और कम हो गया।
आप और एग्जैक्ट एरिया की तरफ बढ़ रहे हैं, यस और नो? आप जितना स्ट्रिप्स को पतला कर रहे हैं उतना आप एग्जैक्ट एरिया की तरफ बढ़ रहे हैं, यस और नो? मैं बिल्कुल जीरो के बराबर विड्थ कर दूं, इतनी पतली स्ट्रिप की लाइन की तरह दिखे, तो मैं करीब करीब एरिया तक पहुंच गया, यस और नो? यस और नो? समझ रहे हो? तो इसने क्या कहा, इसने ऐसे कहा कि आप एक काम करो, इस स्ट्रिप की जो विड्थ है ना, जिसको मान लेते हैं एच है, मान लो ये विड्थ, इस एच को टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो कर दो, मतलब विड्थ है ही नहीं, विड्थ बिल्कुल जीरो के नजदीक है, 0.00001 इतनी सी है। और अब आप नंबर ऑफ स्ट्रिप्स काउंट कर लो, वो मैं बता दूंगा कैसे काउंट होंगी, और एक स्ट्रिप का एरिया निकाल के नंबर ऑफ स्ट्रिप से मल्टीप्लाई कर दो, एरिया निकल जाएगा। होगा उसमें भी एरर होगा, मैं नहीं कह रहा हूं एरर नहीं होगा, लेकिन इतना कम होगा कि वो इग्नोरेबल होगा। इतना कम होगा क्योंकि आपने स्ट्रिप बड़ी पतली कम बनाई है, इतनी बनाई है, तो उसमें एक स्ट्रिप में मामूली सा एरर होगा, ठीक है ना? समझ में आई बात? इस कॉन्सेप्ट से इसका एरिया निकाला गया। अब कितनी स्ट्रिप्स बनाए वो तो हमको निकालना है, बट स्ट्रिप की विड्थ कितनी बनाए ये क्लियर है, कितनी? टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो मेरे को विड्थ बनानी है स्ट्रिप की। इज दैट क्लियर? ओके, तो अब इस फिगर के अंदर हम क्या करते हैं, एक स्ट्रिप बना देते हैं, बीचों बीच बना देते हैं ताकि वो समझ में आए, पतली सी रेक्टेंगुलर स्ट्रिप। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, बिल्कुल ही थोड़ा सा एरर है, इसको मैं रेक्टेंगल ही मान सकता हूँ, करीब करीब रेक्टेंगल बन गया। देखो देखो तो करीब करीब रेक्टेंगल बन गया, हल्का सा एक रेड कलर का निशान ऊपर दिख रहा है, आपको दिख रहा है? जूम करके बताऊं? देखो ना, हमारे पास टेक्नोलॉजी है भाई, मेक यूज ऑफ इट। अब मैं इसको जब रेक्टेंगल बनाने की कोशिश करूंगा, रेक्टेंगल ऐसे बने, कितना सा स्पेस बचा है, कितना सा, तो एरर बहुत कम हो गया ना, तो करीब करीब मैंने एरिया निकाल लिया है। ठीक है, समझ में आई बात? और पतली बना दो, और कम हो जाएगा एरर, और पतली बना दो, तो ये मान के चलो ये जो विड्थ है ये मैं जीरो ही रखूंगा, जीरो के करीब रखूंगा। ठीक है, समझ आई? ओके। हाँ, स्ट्रेट लाइन की होगा नहीं, लगेगा, मतलब वो एरर बहुत कम होगी, एरर बहुत कम होगी, ना के बराबर होगी, इतनी कम होगी कि उसको अवॉइड किया जा सकता है। वैसे भी हर चीज एग्जैक्ट तो निकालते नहीं हो ना, नहीं निकालते हो ना। आप मैथमेटिक्स के और क्वेश्चन करते हो उसमें भी तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिखते हो कि नहीं लिखते हो, 1.33 को 1.34 लिखते हो कि नहीं लिखते हो? तो बस जितना 1.33 और 1.34 में डिफरेंस है ना, इतना ही डिफरेंस रहेगा यहाँ पे। तो हमने करीब करीब एरिया निकाल लिया, पर्पस सॉल्व हो गया ना हमारा, बन गए पटवारी? ठीक है, चलो ओके। हाँ, लेट्स मेक इट एच, इस डिस्टेंस को तो मैं मान लेता हूं एच, ये जो डिस्टेंस है इसको मैं मान लेता हूं एच। अब बात करते हैं कि सर स्ट्रिप्स कितनी बनाए, आप खुद बता सकते हो, आप खुद बता सकते हो कॉमन सेंस से, मुझे बताना जरा। मान लो ये जो डिस्टेंस है ये 10 है, और एक एक सेंटीमीटर की स्ट्रिप होगी तो कितनी होगी? 2-2 सेंटीमीटर की होगी तो कितनी होगी? और 5-5 सेंटीमीटर की होगी तो कितनी होगी? क्या कर रहे हो, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय विड्थ, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय विड्थ। आपको से डिस्टेंस कहां से निकालूं, ए और बी तो देगा, बी माइनस ए तो डिस्टेंस है भाई, ए और बी तो देगा ना, लोअर लिमिट अपर लिमिट तो देगा ना डेफिनेट इंटीग्रल की, बस उसको दूसरे मेथड से सॉल्व करना है। तो ए और बी तो देगा, जैसे 3 से लेके 10 तक दे दी, तो डिस्टेंस, एक मिनट इसको भगाऊं मैं, ऐसे मांगता रहता है जब देखो जब। ओके। हाँ, मान लो ये 3 है और ये 10 है, तो 10 से 3 के बीच की डिस्टेंस 7 हो गई ना, कोई भी बता देगा? 3 से 10 के बीच की दूरी, 3 और x=10 के बीच की दूरी 7 सेंटीमीटर नहीं होगी क्या? तो b माइनस ए करके तो मैं डिस्टेंस निकाल लूंगा, डिवाइडेड बाय क्या करना है, विड्थ, विड्थ क्या है, h टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, ये विड्थ है। तो उससे क्या पता चल जाएगा, मतलब डिवाइडेड बाय h विड्थ है, वेयर h इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो है, तो उससे क्या पता चलेगा, नंबर ऑफ स्ट्रिप्स। फिर एक स्ट्रिप की आप निकालोगे एरिया, और उसको उन नंबर ऑफ स्ट्रिप्स से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। दिस इज हाउ वी फाइंड आउट दिस, ठीक है? चलो इतना लिख लिया सबने, लेट्स टेक इट, इसको मार्क कर देता हूं मैं, पी क्यू आर एस मार्क कर देता हूं, पी, ये पॉइंट पी, ये पॉइंट क्यू, ये पॉइंट आर, एंड लेट दिस पॉइंट बी एस, पी क्यू आर एस।
ठीक है, अब सुनो, अगर मैंने जस्ट अगली वाली स्ट्रिप की बात करी, मान लो मैं ये जो लाइन खींची है ना, ये जो मैंने लाइन खींची है ना, इसको भी एक स्ट्रिप मान लो, वो इतनी पतली हो गई, इतनी पतली हो गई कि वो एक स्ट्रिप है, उसकी विड्थ बिल्कुल ना के बराबर है, तो ये भी एक स्ट्रिप हो गई लेटस से, है ना। इसके अगली जो मैं लाइन खींच रहा हूँ, स्ट्रिप खींच रहा हूँ, ठीक है, मान लो यहां खींच दी मैंने ऐसे, ठीक है। तो ये जो स्ट्रिप है, ये एक्स एक्सिस को जहां पे छू रही है, वो पॉइंट बता सकते हो क्या आप? जैसे ये वाली पहली वाली जो स्ट्रिप है, ये तो उसको एक्स इक्वल्स टू ए पे छू रही है, तो अगली वाली स्ट्रिप इसको कहां पे छू रही है, कैन यू फाइंड आउट? ए प्लस एच, क्योंकि विड्थ एच ले रहे हो, बराबर लोगे आप क्या लोगे, बराबर लोगे, है ना। तो ए प्लस एच, अगली वाली ए प्लस टू एच, अगली वाली ए प्लस थ्री एच, अगली वाली ए प्लस फोर एच, ऐसे करते 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 लास्ट तक जाएंगे, ठीक है। और मान लो मैंने एन नंबर ऑफ स्ट्रिप्स बनाई है, तो लास्ट वाली की बताए क्या होगी, लास्ट वाली कहां पे छुएगी उसको, ए प्लस एन माइनस वन एच, हमने सीखा था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, एन माइनस वन होते थे, एक कम करते थे, जैसे ए सेवन का फॉर्मूला ए प्लस सिक्स डी होता था, ना कि सेवन डी, तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू, तो लाइक टेंथ की नॉलेज यहाँ काम आ रही है, तो यहाँ की नॉलेज आगे काम आएगी, इसलिए ये सीखना जरूरी है, ठीक है, क्लियर है, ओके। हाँ, तो ये वाला पॉइंट जो हो जाएगा, ये हो जाएगा ए प्लस एच, उससे अगला वाला पॉइंट हो जाएगा ए प्लस, मैं इस तरह मार्क कर दूं कहीं, अगर ये वाला पॉइंट ए है, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा ए प्लस एच, एक्स इक्वल्स टू ए प्लस एच वाला पॉइंट हो जाएगा ये, फाइन, ठीक है। एक बस मार्क कर लो तो समझ जाओगे, फिर आगे वाला एक्स प्लस टू एच है, एक्स प्लस थ्री एच है, इस तरीके से चल रहा है वो, ठीक है, एक्स प्लस ए, ठीक है जी, चलो ठीक है, यहां तक ठीक है। अब मुझे बताओ, अब मैं इस स्ट्रिप का जब मैं एरिया निकालूंगा, तो विड्थ तो मैंने मान ली एच, विड्थ तो मान ली एच, लंबाई, लंबाई की भी तो बात करेंगे ना, लंबाई कितनी है, तो लेट अस से कि ये वाला पॉइंट अगर ए है, तो वो वाला पॉइंट एफ ऑफ ए होगा, फंक्शन चल रहा है नहीं है, तो मैं कह सकता हूं ना कि इसकी लंबाई एफ ऑफ ए है, इस स्ट्रिप की लंबाई एफ ऑफ ए है, चौड़ाई तो एच है और लंबाई क्या है, एफ ऑफ ए, अगली की एफ ऑफ ए प्लस एच, क्योंकि उसकी जो जिस पॉइंट पे छू रहा है वो ए प्लस एच है, तो एफ ऑफ ए प्लस एच, एफ ऑफ टू ए प्लस एच, एफ ऑफ थ्री ए प्लस एच, और चौड़ाई सबकी एच 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 चलेगी, क्लियर, ओके। तो मैं यहां मार्क कर देता हूं, दिस इज एफ ऑफ ए, राजा समझ आ रहा है भाई, कैलकुलस है, थोड़ी सी अलग अप्रोच लेके समझना पड़ता है ना, ट्रेडिशनल मैथ्स तो है नहीं, एफ ऑफ ए, ठीक है। अगले वाले की मैं मार्क करूंगा एफ ऑफ ए प्लस एच, ये वाली, इसकी लंबाई मतलब एफ ऑफ ए प्लस एच, ये वाली क्या हो जाएगा, इस पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए प्लस एच, ठीक है, यहां तक क्लियर होगा होपफुली। ऑनलाइन स्टूडेंट्स को भी आ रहा है समझ में, प्रियांशी आ रहा है, यस सर। ओके। चलो, अब ये फिगर विगर बनाना था, जितना समझ गए, अब अपन सीधे चलते हैं इसके एप्लीकेशन पे, लिखो, अपन एन टेंडिंग टुवर्ड्स इनफाइनाइट कर देंगे ना। अभी मैं आपको बताऊंगा, विड्थ, अगर अपन टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो करते हैं ना, तो नंबर ऑफ स्ट्रिक्स टेंडिंग टुवर्ड्स इनफाइनाइट होगी, अपने आप ही हो जाएंगी, अपने आप ही हो जाएंगी। जितनी ज्यादा विड्थ कर रहे हैं उतनी कम स्ट्रिप्स बन रही है, जितनी कम विड्थ कर रहे हैं उतनी ज्यादा स्ट्रिप्स बन रही हैं, तो बिल्कुल जीरो के बराबर विड्थ होगी तो अनंत के बराबर स्ट्रिप्स। तो एज वी टेंड एच टुवर्ड्स जीरो, एन विल टेंड टुवर्ड्स इंफिनिटी, ठीक है ना, ये लिखेंगे अभी अपन, चिंता मत करो, ओके। फिगर का काम हो गया, लिखना शुरू करें, ओके। तो लिखिए अब इसके बाद, हेयर हेयर वी नीड टू फाइंड we need to find definite integral a to b fx dx, which means the area under the curve, which means the area under the area enclosed by the curve, area
enclosed by the curve y equal to fx, और किस किस से enclosed है ये एरिया, x एक्सिस एंड साथ में ordinates x equals to a and x equals to b, and ordinates x equals to a, ordinates x equals to a and x equals to b. हो गया, यहां तक लिख लिया, ठीक है ना। दैट इज, अब इस एरिया को क्या लिख सकता हूं, एज पर द फिगर, ये जो एरिया है वो एरिया है एरिया पी क्यू आर एस, राइट, हमने मार्क किया ना पी क्यू आर एस उसको, दैट इज एरिया पी क्यू आर एस। यानी डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू निकालने का मतलब है एरिया पी क्यू आर एस निकालना, फाइन, ओके, लिख लिया यहां तक, ठीक है। फॉर दिस we convert the total area, we convert the total area into a number of strips, a number of rectangular strips कह दो या number of strips कह दो, a number of strips, a number of rectangular लिख दो, ये रेक्टेंगुलर तो वो है नहीं ना, है तो उसके ऊपर अभी भी कर्व छोटा सा ही है, तो रेक्टेंगल कह नहीं सकते, नंबर ऑफ स्ट्रिप्स, और वो इतना छोटा है कि वो लाइन के बराबर है ना, a number of strips, we convert the total area into a number of strips, the width of which is as close to 0, as close to 0. So we will get the number of strips, close to infinity, we will get the number of strips close to infinity, ठीक है। अभी अपन बताते हैं कि इंफिनिटी की तरफ कैसे आएगा, ठीक है ना। दैट इज, देखो मुझे तो ये तो पता है कि नंबर ऑफ स्ट्रिप्स को अगर मैं n मान लेता हूं, लेटेस्ट से, है ना, नंबर ऑफ स्ट्रिप्स को अगर मैं स्मॉल n मान लेता हूं तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, b माइनस ए अपॉन एच, ये तो मैंने अभी करके बताया कि b माइनस ए तो डिस्टेंस रहेगी और उसको विड्थ से डिवाइड करना पड़ेगा, विड्थ को अगर मैं h मान लूं तो, है ना, नंबर ऑफ स्ट्रिप्स n इक्वल्स टू b माइनस ए अपॉन एच, यहाँ पे द विड्थ के आगे h मान लो, h लिखो ना, द विड्थ h ऑफ विच, द विड्थ h ऑफ विच, विड्थ को मैंने h मान लिया, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्ट्रिप्स जो n होंगी वो b माइनस ए अपॉन एच हो जाएंगी। तो मैथमेटिकली भी अगर आप देखें, एज h टेंड्स टुवर्ड्स 0, मैथमेटिकली भी अगर आप देखें कि अगर h 0 की तरफ टेंड करेगा तो n इंफिनिटी की तरफ टेंड करेगा या नहीं करेगा, देन n टेंड्स टुवर्ड्स इंफिनिटी। देखो करेगा कि नहीं करेगा, ध्यान से देखो, मैं h की जगह 0 रख दिया, इसको उधर और इसको इधर ला सकते हो, नहीं ऐसे मत करो, ऐसे करो आप, h की जगह मैंने 0 रख दिया, अब n की वैल्यू क्या हो गई, b माइनस ए अपॉन 0, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज ऑब्वियसली, तो h को 0 बनाओ, n इंफिनिटी बन रहा है ना, मैथमेटिकली भी वो हो रहा है और कॉमन सेंस से भी हो रहा है कि जितनी कम हम करेंगे उतनी अनंत रूप से स्ट्रिप्स बनेंगे, ओके। तो एज h टेंड्स टुवर्ड्स 0 n टेंड्स टुवर्ड्स इंफिनिटी। नाउ एरिया ऑफ फर्स्ट स्ट्रिप की बात करता हूं, जो पहली स्ट्रिप बनी होगी, फिर सबके नहीं निकालेंगे, फर्स्ट स्ट्रिप की बात करता हूं मैं। एरिया ऑफ फर्स्ट स्ट्रिप क्या निकलेगा, वो निकलेगा लेंथ क्या हो गई, एफ ऑफ ए, लेंथ क्या हो गई, एफ ऑफ ए, इनटू विड्थ क्या हो गई, एच, ठीक है, वेयर एच इज टेंडिंग टुवर्ड्स
0। ये एरिया ऑफ फर्स्ट स्ट्रिप निकला कि नहीं निकला, जहां पे h की वैल्यू बहुत कम है और लंबाई क्या है उसकी, f ऑफ a। सिमिलरली एस एरिया ऑफ सेकेंड स्ट्रिप क्या हो गई, एरिया ऑफ सेकेंड स्ट्रिप क्या हो गई, वही एफ ऑफ ए की जगह क्या आ जाएगा, विड्थ जुड़ गई एक, a प्लस एच, एफ ऑफ a प्लस एच इंटू एच, और वही लिमिट जो है h टेंडिंग टुवर्ड्स 0। ठीक है, ऐसे करते करते लास्ट स्ट्रिप की जो एरिया होगी, सो एरिया ऑफ द लास्ट स्ट्रिप, एरिया ऑफ द लास्ट स्ट्रिप जो होगी वो हो जाएगी एफ ऑफ n माइनस वन, नहीं, a प्लस, लिखो देखो, a प्लस n माइनस वन, ठीक है, इंटू एच, ये हो जाएगी, नहीं गलत किया है ना, एक मिनट रुको, इसमें 1h हुआ, उसमें 2h होगा, तो इसमें n माइनस वन इंटू एच होगा, हाँ सही है, इंटू एच वो विड्थ हो जाएगी, ये तो लंबाई हो जाएगी, देखो मेरी बात सुनो, सेकेंड स्ट्रिप की लंबाई क्या हुई, एफ आया, इसमें भी एफ आ रहा है, ए आ रहा है, इसमें भी ए आ रहा है, इसमें एच कितने आ रहे हैं, एक एच आ रहा है, क्यों, क्योंकि सेकेंड स्ट्रिप, अगर थर्ड स्ट्रिप होती तो 2h आते हैं, तो ये एन एच है, मतलब लास्ट है, लास्ट नंबर वाला एन है, तो एन से एक कम इतने एच आएंगे, तो एन माइनस वन एच आएंगे ना, तो ये तो केवल लंबाई है, सही किया है अपन ने, और इंटू एच और लिखना पड़ेगा फॉर ब्रेड था ना, ये तो हो गई मेरी लंबाई इंटू एच, वेयर वेयर लिमिट एच टेंड्स टुवर्ड्स 0। अब अपन का कर देते हैं सम, अब अपन कर देते हैं इसका सम, एरिया, टोटल एरिया पी क्यू आर एस क्या हो जाएगा, ऐसे करते करते फर्स्ट स्ट्रिप सेकंड स्ट्रिप अप टू एरिया ऑफ लास्ट स्ट्रिप, और फिर देखेंगे कुछ कॉमन वॉमन आएगा और एक फॉर्मूला तैयार होगा। ठीक है, नाउ एरिया पी क्यू आर एस, एरिया पी क्यू आर एस विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ फर्स्ट स्ट्रिप, एरिया ऑफ फर्स्ट स्ट्रिप प्लस एरिया ऑफ सेकंड स्ट्रिप प्लस so on up to area of last strip, area of last strip। 11th क्लास में आया था ना ये ऐसे चैप्टर, सीक्वेंसेस एंड सीरीज, एपी जीपी एचपी, उसके भी कॉन्सेप्ट थोड़े बहुत यहाँ पे चलेंगे। ठीक है, इसमें चले ना चले, इसके क्वेश्चंस में जरूर चलेंगे, किसी में एपी अप्लाई होता है, किसी में जीपी, ई टू द पावर एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन का अगर आप इस तरीके से इंटीग्रल निकालने बैठोगे ना, तो लिमिट में लास्ट में जाके वो एक जीपी बनता है, लेकिन हम लकीली हमारे क्वेश्चन ही नहीं है, ठीक है ना। ओके, एरिया ऑफ फर्स्ट स्ट्रिप बोलना क्या निकाला अभी अभी अपन ने ऊपर, लिमिट h टेंड्स टू 0। तो मैं एक काम करूं क्या, लिमिट h टेंड्स टू 0 कॉमन ले लूं, वैसे एक स्टेप दो स्टेप बनाता है, एक स्टेप में कर देते हैं, तो लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 के अलावा क्या क्या बच रहा है, एक तो बच रहा है f ऑफ a प्लस, आगे बोलो, f ऑफ a प्लस h, अच्छा इंटू h भी तो था, तो h भी मैं कॉमन ले लेता हूं, सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, तो ये जोड़ देता हूं, f ऑफ a प्लस एच प्लस अप टू कहां तक जाएगा, लास्ट में क्या था लंबाई, लास्ट वाली लंबाई क्या थी, a प्लस n माइनस वन इंटू एच, ये तो लंबाइयां हो गई सारी, इन सारी लंबाइयों को मुझे मल्टीप्लाई कराना है, सबकी चौड़ाई h है, तो मैं वो h बाहर लगा दूं, कॉमन लगा दिया, ठीक है, वेयर h इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, तो एक तरीके से ये फॉर्मूला तैयार हो गया, एक तरीके से फॉर्मूला तैयार हो गया। अब इसमें हम कुछ कुछ चेंजेस कर सकते हैं, हमको h पता नहीं है ना, h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 है, हमको क्या पता है, हमको b और a पता है, b और a तो देगा वो खुद ही, तो हमको b और a पता है, तो हम h को b और a में कन्वर्ट करेंगे, क्या करेंगे, h को b और, तो इसी फॉर्मूला को थोड़ा सा चेंज कर दूं मैं, तो इट विल बी लाइक लिमिट, h को लिख दिया मैंने, h की वैल्यू क्या थी, b माइनस a अपॉन n, यही थी, अंदर वाली चीज एज इट इज नहीं, अंदर भी h को बदलो, f ऑफ a
एच की जगह मतलब ये लगो जो मैंने बाहर रखा है, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ, बोलो क्या लिखूंगा, ए प्लस एच क्या है, बी माइनस ए अपॉन एन, ठीक है, प्लस एंड सो ऑन अप टू, लास्ट में क्या लिखूंगा, एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इन टू, और एच की वैल्यू लिख दो बी माइनस ए अपॉन एन, बी माइनस ए अपॉन एन, ठीक है। और ये बी माइनस ए, ये ब्रैकेट तो इसका है ना, एक ब्रैकेट और लगेगा ना फिर, देखो, ठीक है। अच्छा, अब लिमिट कैसे बदलेगी, लिमिट भी तो एच की फॉर्म में थी, लेकिन अब एच ही बदल गया, तो एच की जगह नया वेरिएबल कौन सा आया है, एन, एच की जगह नया वेरिएबल कौन सा आया है, देखो जब एच था तो अंदर भी एच था, लेकिन अब एच की जगह अंदर एन आ रहा है ना हर जगह, यहां पर भी एन आ रहा है, तो एच भी एन में चेंज होगा यहाँ पे, तो व्हेन एच टेंड्स टुवर्ड्स जीरो एन टेंड्स टुवर्ड्स इंफिनिटी, तो ये फॉर्मूला ऐसा बन गया। अगर आप एच की फॉर्म में लिखो तो ऊपर वाला फॉर्मूला है, अगर आप एन की फॉर्म में लिखो तो नीचे वाला फॉर्मूला, लेकिन अपने को मजबूरी में एन की फॉर्म में लिखना पड़ता है, क्योंकि गिवन पॉइंट्स में हमको बी और ए होगा, गिवन पॉइंट्स में क्या होगा हमारे पास, बी और ए, तो बी और ए में कन्वर्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली एन भी निकल के आएगा और एच हट जाएगा। इसमें एक चीज और कर सकते हो, क्या, बी माइनस ए इज कॉन्स्टेंट, तो वी विल टेक इट आउटसाइड, ठीक है। तो फाइनल फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, एक स्टेप और में, सर हाँ बोलो। सर यहाँ पे n टेंडिंग टू इंफिनिटी आना चाहिए था ना। हाँ ये जीरो, बोल तो मैं इन्फिनिटी रहा हूं, लेकिन मैंने लिख जीरो लिया, इन्फिनिटी, बोला तो मैंने इन्फिनिटी था शायद, बोला इन्फिनिटी था लेकिन, हाँ प्रिंटिंग मिस्टेक हो, ओके। तो वी विल टेक b माइनस ए आउटसाइड बिकॉज इट्स ए कांस्टेंट टर्म, लिमिट n टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, अब वहां पे b माइनस ए तो गया, तो केवल 1/n बचा, राइट। देखो बच्चों, b माइनस ए तो ले लिया मैंने बाहर, तो क्या हुआ, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, b माइनस ए को बाहर लेते ही, ये b माइनस ए को बाहर लेते ही यहाँ पे केवल 1/n बच जाता है, तो फॉर्मूला इज लाइक दैट, 1/n ब्रैकेट क्लोज, और फिर अंदर का तामझाम वही सेम, एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस ए अपॉन एन प्लस प्लस उसके बाद वही एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू बी माइनस ए अपॉन एन ब्रैकेट क्लोज, और एक और ब्रैकेट आएगा बिकॉज बाहर 1/n से ये सारी चीज मल्टीप्लाई, अरे क्या कर रहा हूं मैं, एक लास्ट टर्म थोड़ी ना, डॉट 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 तो लगेगा ना बीच में, ऐसी सारी टर्म्स आएंगी, प्लस डॉट 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 अप टू व्हाट, अप टू, अब लिखो लास्ट टर्म, अप टू एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू बी माइनस ए अपॉन एन, बी माइनस ए अपॉन एन, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज्ड, इंटू, नहीं इंटू एच नहीं होगा, एक ब्रैकेट और लगेगा, ठीक है। सो दिस इज द फाइनल फॉर्मूला, और ये फाइनल फॉर्मूला किसका है, यहाँ लिख देता हूं मैं, देखो फाइनल फॉर्मूला ये है उस इंटीग्रल का भाई, एरिया जो हम कर रहे थे ना, एरिया का मतलब इंटीग्रल ही होता है, डेफिनेट इंटीग्रल, सो दिस इज द फाइनल फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन एफ एक्स dx, एफ एक्स dx, लिमिट a टू b, ये आपका फाइनल फॉर्मूला बन गया। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका बन गया फाइनल फॉर्मूला, डेफिनेट इंटीग्रल निकालने, देख लेते हैं एनसीईआरटी में कुछ अलग कर रखा है या क्या। देखो यहाँ पे ये कर्व हमने ऐसा लिया था, इन्होंने ऐसा लिया है, एक्चुअली हमको भी ऐसा ही लेना चाहिए था, उससे थोड़ी अंडरस्टैंडिंग और क्लियर होती। देखो
इस स्ट्रिप के अंदर केवल इतना सा ही एरिया जो है एक तरीके से काउंट नहीं हो रहा है ना, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, मतलब इस स्ट्रिप की अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, इतना सा ही तो काउंट नहीं हुआ। बट अगर मैं सपोज करो स्ट्रिप्स नहीं बनाता, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स, और ऐसे इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेता, तो यू कैन सी हाउ मच एरिया इज देयर विच हैज नॉट बीन काउंटेड। तो ऑलमोस्ट हाफ है, मतलब मैं एक्चुअल कैलकुलेशन में पहुंच ही नहीं पाता कि इसका एरिया क्या है। मैं तो आधा कैलकुलेट कर लेता, उल्टा आधे से थोड़ा सा ज्यादा मान लो, है ना। तो स्टेप्स बनानी इसलिए इंपॉर्टेंट है ना। फाइनल फॉर्मूला देख लेते हैं, एनसीईआरटी ने क्या दिया है, ये वाला फॉर्मूला देखो और मैच करो, हमने जो दिया है उसमें और उसमें डिफरेंस है क्या। डिफरेंस कुछ नहीं है, बस एक डिफरेंस है, छोटा करने के चक्कर में, मतलब लंबा चौड़ा लिखना ना पड़े इसलिए एच को एच ही रहने दिया इन्होंने, बट दैट इज नॉट पॉसिबल ना। अगर आप बाहर एन ले रहे हो तो अंदर एच को तो चेंज करना पड़ेगा आपको, अभी ना करो, चाहे आप फॉर्मूले में ना करो, लेकिन जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब तो आप एच थोड़ा लिख सकते हो, आपको चेंज तो करना ही पड़ेगा, बी माइनस ए इंटू एन। इन्होंने फिर नीचे दे दिया देखो कि एन टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी है और एच की वैल्यू बी माइनस ए अपॉन एन है और वो टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो है। ठीक है, तो या तो फिर ये याद करो, इतना पूरा याद करो कि ये है, ये है, ये है, या फिर हमारे वाले फॉर्मूले में कुछ अलग से याद नहीं करना, बस ये है कि h की जगह b माइनस ए अपॉन एन है, और बाहर फिर एक ही बात याद रखनी है कि n टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, h टेंडिंग टुवर्ड्स व्हाट, ये मुझे सोचना ही नहीं है, मुझे बस एक चीज याद रखनी है, n टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी। और अगर अंदर मैं h रखूंगा ऐसे ऐसे ऐसे, तो मेरे को दो बातें याद रखनी है, फिर n टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी भी याद रखना है, h टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो भी याद रखना है, तो दिक्कत हो सकती है उसमें। वैसे तो एक ही फॉर्मूला है, आप जो भी वाला तरीका याद रखें आपकी मर्जी। ठीक है, चलो फटाफट से क्वेश्चन करते हैं। फटाफट से क्वेश्चन मेरे पास है किया हुआ प्रिंटेड फॉर्म में, उसी को मैं फटाफट से एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो एक कॉन्सेप्ट और है यहाँ पे, डमी वेरिएबल का कॉन्सेप्ट है। ये क्या कहता है, ध्यान से सुनो, ये वैसे प्रॉपर्टीज में आएगा वापस, बट अभी थोड़ा सा बता देते हैं। ये कहता है कि मान लो कोई डेफिनेट इंटीग्रल है एफ एक्स डी एक्स, लिमिट ए टू बी, और एक और डेफिनेट इंटीग्रल है लेट अस से एफ ऑफ टी डी टी, डेफिनेट इंटीग्रल एफ ऑफ टी डी टी, और इसकी लिमिट भी सेम है ए टू बी। तो ये दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी भाई, डेफिनेट इंटीग्रल एक वैल्यू है ना, तो ये दोनों वैल्यू सेम होगी कब, जब ये एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ टी एग्जैक्टली सेम फंक्शन है, एग्जैक्टली सेम फंक्शन। एग्जैक्टली सेम फंक्शन का मतलब है कि फंक्शन सेम है, बस वेरिएबल अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स, लिमिट ए टू बी, यहाँ पे भी है एक्स स्क्वायर प्लस वन टाइप का फंक्शन है, लेकिन वेरिएबल टी में चल रहा है, दैट मीन्स टी स्क्वायर प्लस वन चल रहा है इंटू डी टी, और वही ए टू बी। तो ये दोनों एग्जैक्टली सेम हैं, ये दोनों एग्जैक्टली सेम हैं भाई। डेफिनेट इंटीग्रल एक फंक्शन नहीं है, इनडेफिनेट इंटीग्रल तो एक फंक्शन होता था, डेफिनेट इंटीग्रल एक वैल्यू है। तो देखो फंक्शन जब सेम है और क्या कहते हैं ये अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम है, तो जो यहाँ से वैल्यू निकल के आएगी और वो जो वहां से वैल्यू निकल के आएगी वो बिल्कुल सेम निकलेगी। डेफिनेट इंटीग्रल डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स ओनली, एक तो फंक्शन पे डिपेंड करता है और एक वैल्यूज पे डिपेंड करता है। अब मतलब लिमिट्स पे डिपेंड करता है, तो लिमिट्स आपने सेम लगा दी ए टू बी, और आप कह रहे हो कि आप दो अलग अलग वेरिएबल के फंक्शन ले रहे हो, लेकिन फंक्शन ही सेम है, मतलब फंक्शन सेम तरीके से एक्ट करते हैं, ये भी एक्स स्क्वायर प्लस वन और ये भी टी स्क्वायर प्लस, वेरिएबल ही तो अलग अलग है, तो फिर क्या होगा, दोनों की वैल्यू सेम होगी। तो इस चीज को अपन आगे प्रॉपर्टीज में भी काम में लेंगे, अपन यूज कर सकते हैं। अपन ऐसे लिख सकते हैं, देखो अपन कैसे लिख सकते हैं, मान लो कोई फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू इंटू डी एक्स, और डेफिनेट इंटीग्रल है, मान लो कुछ भी ले लो, 3 से लेके 10 तक ले लो, तो आप अब इसको कन्वर्ट करके ऐसे लिख सकते हो, 3 से लेके 10 तक ही ले लो, आपकी मर्जी, एक्स को कुछ भी रख लो, आपकी मर्जी है, जैसे एक्स को आपने रख दिया कुछ भी रख दो, वाई रख दो, वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस टू, पर एक चीज याद रखना, अगर आपने एक्स को बदला है तो dx भी फिर dy हो जाएगा। ये और ये एग्जैक्टली सेम है, कोई रत्ती पर भी फर्क नहीं है, सेम फंक्शन है, बस वेरिएबल अलग कर दिया है मैंने, लिमिट्स भी सेम है, अपर लिमिट लोअर लिमिट, तो दोनों का मतलब सेम है। ठीक है, लेकिन अगर यही इंडेफिनेट इंटीग्रल होता तो दोनों का मतलब अलग अलग होता, क्योंकि वो एक फंक्शन निकल के आता इन एक्स वेरिएबल और ये एक फंक्शन निकल के आता इन वाई वेरिएबल। तो फंक्शन दोनों सेम कब होंगे, जब वेरिएबल भी सेम होगा। तो इंडेफिनेट इंटीग्रल से जो आंसर आता है वो अलग अलग होता है, बट डेफिनेट इंटीग्रल से एक वैल्यू निकल के आएगी जो सेम होगी। तो हम ये क्या कहता है कि हम एक डमी जो वेरिएबल है उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं हमारी सहूलियत के हिसाब से, जब चाहे जब।
ये कहता है कॉन्सेप्ट ऑफ डमी वेरिएबल। भाई हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन ये था, उसमें x की जगह मैंने t लगा दिया, dx की जगह dt लगा दिया। ओरिजिनल फंक्शन x था, x की जगह मैंने u लगा दिया, dx की जगह du लगा दिया। तो ये चीज बिल्कुल सेम है, हेंस द वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन इज कॉल्ड ए डमी। तो यहाँ पे जो मैंने ये t और u इंट्रोड्यूस किया है, t और u, इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे डमी वेरिएबल। क्या कहेंगे? डमी वेरिएबल, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। तो आधे नंबर में कई बार क्वेश्चन आता है कि डमी वेरिएबल क्या होता है। तो जो टर्म्स हैं अंदर से बिल्कुल छांट छांट के देता है, वो आधे एक नंबर के क्वेश्चन जो बनते हैं, बिल्कुल ध्यान से अपने को एनसीईआरटी को रीड करना है। डमी वेरिएबल। ओके, चलो फटाफट से इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल्स तो आप देख लेना, नहीं समझ आया तो पूछ लेना। अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। कहाँ गया? 7.8 क्वेश्चन नंबर 1। देखो जल्दी से, इसको मैं क्लोज कर देता हूं। हाँ देखो, क्वेश्चन है x dx और लिमिट्स हैं a टू b। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है, ये मेरा i है, ये इंटीग्रल है, डेफिनेट इंटीग्रल है। x dx का आपको इंटीग्रेशन करना है, x का इंटीग्रेशन करना है, और जो लिमिट्स हैं वो है a टू b। कोई न्यूमेरिक वैल्यू नहीं ली है मैंने, पहला क्वेश्चन में ऐसे ही ले लिया a टू b। अपन सॉल्व करके देखते हैं थ्रू दिस टेक्निक, है ना, सम ऑफ ए लिमिट ऑफ ए सम वाली टेक्निक। इसको लिमिट ऑफ ए सम क्यों कहते हैं? क्योंकि आगे चल के पता चलेगा इसमें कुछ चीजों का सम होता है और सम की फिर लिमिटेबल वैल्यू देखी जाती है, इसलिए इसको लिमिट ऑफ ए सम वाली टेक्निक कहते हैं। चलो, तो अभी अभी मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया, क्या था उसमें? यहाँ पे रहता था एफ एक्स। देखो फॉर्मूला एज इट इज कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, है ना। बी माइनस ए लिखते थे हम वहां पे, मैंने वो क्लोज कर दिया, आप चेक कर सकते हो। बी माइनस ए लिखते थे, फिर लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी लिखते थे, और फिर 1/n लिखते थे यहाँ पे, ठीक है। अंदर एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस ए अपॉन एन अप टू लास्ट में ही आता था। तो ये तो एग्जिटिस फॉर्मूला हो गया, है ना। ठीक है, और यहाँ पे देखो, अगर ये लिमिट्स कुछ और होती, लेट अस से कि अगर ये 0 और 3 होती, तो फिर अंदर जो ये ए और बी है, ये 0 और 3 की तरह ट्रीट होते हैं ना। ए की जगह 0 आता, यहाँ पे इस बी की जगह 3 आता। बट हमारे लिमिट्स हैं ही ए और बी, न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है, तो फिर अंदर कुछ फर्क नहीं पड़ा, अंदर सेम टू सेम वो का वो ही चल रहा है। चलो आगे चलते हैं। अब देखो, अगर एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे फंक्शन क्या है? एक्स, दैट मीन्स एफ ऑफ एक्स एक्स है मेरा, जो फंक्शन गिवन है वो एक्स है। क्या कहते हैं इसको? आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। जो इनपुट डाला वो आउटपुट आ गया। तो एफ ऑफ ए क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगर एफ ऑफ एक्स एक्स है तो एफ ऑफ ए हो जाएगा। एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस ए इंटू एन क्या हो जाएगा? ए प्लस बी माइनस ए अपॉन एन। और एफ ऑफ दिस थिंग क्या हो जाएगा? यही इनपुट वाली थिंग चीज निकल के आएगी, क्योंकि फंक्शन ही मेरा आइडेंटिटी फंक्शन है। ठीक है, कल को अगर कुछ और फंक्शन हो, सपोज करो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो, तो फिर एफ ऑफ ए हो जाएगा ए स्क्वायर। एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस ए अपॉन एन हो जाएगा इसका स्क्वायर। ये हो जाएगा लास्ट वाला इसका स्क्वायर। तो फंक्शन की तरह ट्रीट करना है ना अपने को उसको। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर देते हैं? एफ ऑफ ए को तो लिख दिया मैंने ए, एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस ए अपॉन एन को लिख दिया ए प्लस बी माइनस ए अपॉन एन, और एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू बी माइनस ए अपॉन एन को लिख दिया ए प्लस एन माइनस वन इंटू बी माइनस ए अपॉन एन। ठीक है, बाकी नो चेंज, अभी तक कोई भी चेंज नहीं। अब ध्यान से देखो बेटा, इस वाली टर्म में एक ए है, मतलब ये फर्स्ट स्ट्रिप का एरिया एक तरीके से, सेकेंड वाली स्ट्रिप का एरिया में भी ए आता है, ऐसे करके ए सब में आएगा। देखो लास्ट में भी आ रहा है। तो कितने ए आ गए मेरे पास ऐसे करते करते? ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस, कितने ए आ गए? ये कितनी स्ट्रिप्स थी? एन नंबर ऑफ स्ट्रिप्स थी, तो कुल मिला के एन गुणा ए आ जाएगा। नहीं समझ आया? देखो सपोज करो मैंने लिख दिया 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 6, लेटर से मैंने लिख दिया। तो 2 2 2 2 4 बार तो 2 आ गया, तो 2 इंटू 4 तो पहले लिख देता हूं मैं, और उसके आगे क्या लिख दूंगा? 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6। सेम वेज भाई, 4 बार 2 आ गया तो मैंने 2 इंटू 4 तो पहले लिख दिया, और 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 अलग ऐड कर दिया। तो सेम वेज यहाँ पे ए ऐसे करते करते एन टाइम से आ रहा है, तो ए इंटू एन तो मैंने पहले लिख दिया। उसके अलावा क्या बचा? पहले टर्म में से तो कुछ नहीं बचेगा, आगे से बचना शुरू होगा। जैसे यहां से ये बच गया, ठीक है, क्या बच गया? नीचे देख लो, यहां से बच गया बी माइनस ए अपॉन एन बच गया। ऐसे करके उससे अगली टर्म जो होगी, देखो यहाँ पे ये एच था, तो आगे चल के 2h होता, तो 2 इंटू बी माइनस ए अपॉन एन बचेगा। ऐसे करते करते अब लास्ट वाला लिख लो, लास्ट में भी ए तो आपने बाहर निकाल दिया, तो क्या बचेगा? ये बचेगा एन माइनस वन इंटू बी माइनस ए अपॉन एन। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, देखो ध्यान से। अब इतना को तो छेड़ना नहीं है, ये तो ए इंटू एन ए एन लिख देंगे अभी मैं नीचे।
इसको तो an लिख देंगे नीचे। अब देखो आगे वाले, यहां से देखो, इस चीज को सॉल्व करो। तो इस चीज को सॉल्व करने में मैंने एक चीज नोटिस करी कि यार b माइनस ए अपॉन एन तो सब में ही आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, b माइनस ए अपॉन एन तो इसमें भी आ रहा है, बिल्कुल इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, देखो b माइनस ए अपॉन एन, और इसमें भी आ रहा है, लास्ट टर्म में भी आ रहा है। उसके अलावा बचेगा क्या फिर? उसके अलावा बचेगा 1, इधर 2, ऐसे करके आगे 3, 1 2 3 4 5 6, ऐसे करते करते कहां तक बचेगा? n-1 तक बचेगा। ठीक है, तो देखो फिर क्या होगा। जैसे ही मैंने a इंटू एन को तो लिख दिया an, बाहर सब कुछ सेम चल रहा है भाई, बाहर सब कुछ सेम चल रहा है, उसको कॉपी पेस्ट करते जाना। ये b माइनस ए अपॉन एन तो ले लिया मैंने कॉमन, इसको तो ले लिया मैंने कॉमन, इसको मैं ब्रैकेट भी लगा देता हूं, b माइनस ए अपॉन एन, ये तो ले लिया मैंने कॉमन। अब अंदर क्या बचा? यहां से कॉमन ले लिया तो ये तो 1 बचा, यहां से इसको कॉमन ले लिया तो अंदर का 2 बच गया, ऐसे करते 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 लास्ट में से भी कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा? n-1 लास्ट में बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो, ये जो चीज है इसको सॉल्व करना आपको आता होगा, आपने सीक्वेंसेस एंड सीरीज वाला चैप्टर किया है क्लास 11th में, उसमें अपन देखते हैं कि सम ऑफ ए सीरीज कैसे निकालते हैं, कुछ फॉर्मूलाज हैं, कुछ चीजें हैं याद रखने की। तो यू कैन सी, या तो उसको एपी से भी सॉल्व कर सकते हो भाई, इसमें कॉमन डिफरेंस 1 1 का है और n-1 टर्म्स है, सम ऑफ n-1 टर्म्स का फॉर्मूला लगा दो। अदरवाइज एक डायरेक्ट फॉर्मूला उस सीक्वेंसेस एंड सीरीज वाले चैप्टर में सीखा था अपन ने, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला। तो ये नेचुरल नंबर्स ही तो है, देखो 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 4। तो सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला क्या था? यहाँ लिख देता हूं, n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2, अगर आप रिमाइंड कर पा रहे हो तो। जैसे शुरू के मैंने कहा कि 10 नेचुरल नंबर्स का सम बताओ, तो n की जगह 10 रखो, 10 इंटू उसमें एक जोड़ दो 11 डिवाइडेड बाई 2। मैंने कहा शुरू के 50 नेचुरल नंबर्स का सम बताओ, तो n की जगह 50 रख दो, उसमें एक और जोड़ दो 51 डिवाइडेड बाई 2। ऐसे आप सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का सम निकाल सकते हो। बट यहाँ पे सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स नहीं है, n-1 नेचुरल नंबर्स है। तो n की जगह n-1 रखोगे और उसमें जब 1 जोड़ोगे तो फिर वो n हो जाएगा। तो ये चीज सॉल्व होकर ऐसे बन जाएगी, सम ऑफ फर्स्ट n-1 नेचुरल नंबर्स हो जाएगा n-1 इंटू एन डिवाइडेड बाई 2। चलते नेक्स्ट स्टेप में, देखो ये सेम, और इस चीज को सॉल्व करके लिख दिया है n-1 इंटू एन अपॉन 2। अब ये काटा है, उसको बाद में काटा है, पहले आप इस चीज को देखो, मान लो ये कटा हुआ नहीं है अभी, है ना। तो n-1 इंटू एन अपॉन 2, और यहाँ पे एक n और था, तो ये n इस n से कट गया, देखो ये वाला n इस n से कट गया। ठीक है, ये n था इसलिए यहाँ पे, तो ये क्या हो गया, इधर भी ब्रैकेट लगा देता हूँ एक बार। ठीक है, अब आगे चलो सॉल्व करो। तो क्या हुआ मेरे पास, ए एन एज इट इज, b माइनस ए इंटू n-1 तो ऊपर रह जाता है और नीचे केवल 2 रह जाता है। ठीक है, अब देखो एक काम करो, इसको सॉल्व कर लो, किसको? नहीं, इसको सॉल्व कर लेता हूं मैं, 1/n को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं। देखो इस समय मैं n की वैल्यू यहाँ पे इन्फिनिटी नहीं लिख सकता, क्योंकि अगर मैंने इन्फिनिटी लिखी तो 1/∞ 0 हो गया और सब सारी चीज 0 हो गई, तो 0 थोड़ी ना आंसर आएगा ना, ऐसे तो हर चीज का आंसर 0 हो जाएगा। तो मेरे को कुछ कैलकुलेशन करके फिर n की वैल्यू इन्फिनिटी रखनी पड़ेगी। अभी इस समय मैं n की वैल्यू इन्फिनिटी नहीं रखता हूँ। कौन सी पोजीशन पे रखनी पड़ेगी? एक ऐसी पोजीशन पे रखनी पड़ेगी जहां से 0 आंसर ना आए, या इन्फिनिटी या नॉट डिफाइंड आंसर ना आए। ठीक है, इस उस जगह पे जाके मुझे n की वैल्यू पुटअप करनी पड़ेगी। तो मैं थोड़ा सॉल्व करता हूँ, मैं 1/n को अंदर मल्टीप्लाई कराता हूँ। तो देखो नेक्स्ट स्टेप पे मैंने क्या किया, मैंने किया 1/n इंटू ए एन, तो n से n कट के ये तो रह गया a, और फिर 1/n को उससे मल्टीप्लाई कराओ तो क्या हो जाएगा वो देखो, कॉन्स्टेंट पार्ट तो एज इट इज रख दिया मैंने, b माइनस ए अपॉन 2, उसके अलावा बचता है मेरे पास n-1, और ये n इसके आ जाएगा नीचे, मल्टीप्लाई करा रहे हो आप इससे, तो n-1 अपॉन n यहाँ आ गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे मैं क्या करता हूँ, इसको सॉल्व कर देता हूँ। देखो n/n अलग कर दो और 1/n अलग कर दो, तो बाकी सब कुछ सेम है, a की जगह a, b माइनस ए अपॉन 2 की जगह b माइनस ए अपॉन 2, और n-1 होल डिवाइडेड बाय n को मैंने सॉल्व कर दिया, n/n 1 होता है और 1/n को 1/n, तो 1 माइनस 1/n की तरह ये सॉल्व होगा। अब इस स्टेप में मैंने एक चीज नोटिस करी, अब n केवल एक ही जगह दिखाई दे रहा है बस, और उसको इन्फिनिटी रखने से कोई 0 या नॉट डिफाइंड ऐसी वैल्यू नहीं आ रही है। ठीक है ना, तो मैं अब क्या करूंगा, n की वैल्यू इन्फिनिटी पुटअप कर दूंगा, पुटअप कर दो। तो नेक्स्ट स्टेप में लिमिट खत्म हो गई, मतलब लिमिट जैसी चीज खत्म हो गई, और ये एक सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन में कन्वर्ट हो गया। b माइनस से अपनी जगह है ही सही, ये लिमिट n टेंडिंग्स टुवर्ड्स इन्फिनिटी यहाँ पुटअप कर दी मैंने, a की जगह a, इसकी जगह ये 1 की जगह 1, और 1/n, अब n की जगह इन्फिनिटी पुटअप करोगे तो 1/∞ होता है 0, तो 1 माइनस 0 हो गया, 1 माइनस 0 1 ही होता है, और 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं,
तो b माइनस a एज इट इज ये एज इट इज 1 माइनस 0 1 हो गया, मल्टीप्लाइड बाय दिस, ये की यही चीज रह गई। आगे सॉल्व करते हैं। अब 2 को ले लो एलसीएम, 2 को मैंने एलसीएम ले लिया, तो 2 इंटू ए 2a प्लस बी माइनस ए। नेक्स्ट स्टेप में 2a माइनस ए क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। तो 2a माइनस ए हो जाएगा, तो ये पूरी चीज एज इट इज क्या रह गई, मतलब 2a माइनस ए हो गया, ये पूरी चीज क्या बन गई, a प्लस बी बन गई। क्या मैं a प्लस बी को b प्लस ए लिख सकता हूँ? ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि बाहर b माइनस ए रखा हुआ है, तो आइडेंटिटी लग जाएगी ना, b माइनस ए इंटू बी प्लस है। तो व्हाट आई विल डू, आई विल पुट इट एज, आई विल कीप इट एज b प्लस ए। इधर b माइनस ए है, इधर b प्लस ए है, तो b माइनस ए इंटू बी प्लस ए क्या हो जाता है, b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर by using the identity whole divided by 2. This is your final answer of the given definite integral. ठीक है, अच्छा सोचो, अब अगर इसको डायरेक्ट मेथड से करते, क्वेश्चन था x dx a से लेके b, क्या करता मैं, x का इंटीग्रेशन करता x स्क्वायर बाई 2, लिमिट लगाता a टू b, लिमिट पुटअप करता, x की जगह b पुटअप करता, b स्क्वायर बाई 2 माइनस अपर, ये तो लोअर अपर लिमिट पुटअप करिए, अब लोअर लिमिट पुटअप करो a स्क्वायर बाई 2, तो आंसर आता बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 2। मैच करो, तो डायरेक्ट मेथड से भी वही आंसर आ रहा है जो इस वाले मेथड से आया। अब आप सोचो अगर आपके पास डायरेक्ट मेथड ना हो तो एक्स डी एक्स का, इतने छोटे से फंक्शन का एक्स डी एक्स का ही इंटीग्रल निकालने में इतना काम करना पड़ता। तो सोचो उन फंक्शंस के बारे में जो भी अपन ने पिछले एक्सरसाइज में कुछ सॉल्व भी किए हैं, जिसमें डायरेक्ट इन मेथड से ही, जो मतलब लिमिट वाले मेथड नहीं है, विदाउट यूजिंग लिमिट्स से भी हमने सॉल्व किया, तो 2 से 3 पन्ने हमारे वैसे ही भर रहे थे। तो अगर मैं लिमिट से सॉल्व करने बैठूंगा तो क्या हाल होगा, पता नहीं सॉल्व होगा भी या हमसे नहीं होगा। सो यू शुड से, या वी शुड से थैंक्स टू ऑल ऑफ देम, ऑल दोस मैथमेटिशियंस जिन्होंने ये बाद में लिमिट्स के बाद ये दूसरे मेथड्स भी डेवलप किए, जिनका अपन आज भरपूर मात्रा में उपयोग कर रहे हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ देम। ठीक है, तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लिमिट वाले तरीके से किसी भी डेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं। दिस इज द मेथड। अब आप क्या करोगे, आप एक्सरसाइज के कुछ एक क्वेश्चंस एटलीस्ट और ट्राई कर लेना, 1-2 क्वेश्चंस एटलीस्ट और ट्राई करना, कुछ एग्जांपल्स भी ऊपर उसको भी देखना, ताकि कम से कम आप कॉन्सेप्ट सीखा है तो थोड़ा सा एक आध क्वेश्चन करके प्रैक्टिस भी कर ही लो। एग्जाम में नहीं आ रहा दैट इज फाइन, बट आपकी नॉलेज के लिए पता होना चाहिए, आगे एंट्रेंस एग्जाम देने वहां तो आएगा, या आगे बीएससी करोगे, बीटेक करोगे, जो भी करोगे उसमें तो आएगा ही आएगा। आगे लाइफ में से खत्म नहीं हुआ है, ऐसे समझना कि केवल इस एग्जाम से खत्म हुआ है, लाइफ में अभी भी ये शामिल है। और अगर आपने पीसीएम चूज किया है तो अब आपकी ये सारी चीजें तो लाइफ का हिस्सा रहेंगी पूरे थ्रू आउट योर कैरियर। तो घर पे बैठ के थोड़े 1-2 क्वेश्चन ट्राई कर लेना, अगर डाउट हो तो पूछ लेना। ठीक है बच्चों, अब कल से अपन 7.8 7.9 7.10 पहले कर ही चुके हैं, 7.11 स्टार्ट करने वाले हैं, प्रॉपर्टीज। टुमारोज टॉपिक विल बी दिस, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। एंड रिमाइंड करा देता हूं सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज ऑफ योर दिस चैप्टर, एक क्वेश्चन पक्का बड़ा वाला आएगा इसमें से। ठीक है, तो बहुत क्रूशियल प्रॉपर्टीज हैं, वो हेल्प भी बहुत करती हैं और क्वेश्चन टिपिकल भी आते हैं इसमें, है ना। बट ये कि प्रॉपर्टीज यूज करना आता है ना अपने को, ये 7 प्रॉपर्टीज सीखेंगे हम यहाँ पे। अगर वो प्रॉपर्टीज आपको यूज करना आता है ना तो क्वेश्चन आसान हो जाता है और मजा भी आता है, मतलब इट्स फन यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स व्हाइल सॉल्विंग डेफिनेट इंटीग्रल्स। कुछ ऐसे क्वेश्चन जो हमने पहले सॉल्व कर लिए उसको वापस अब प्रॉपर्टीज से भी सॉल्व करके देखेंगे, है ना। कल की क्लास से स्टार्ट करते हैं इसको। ओके देन, टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।